हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो मेरी 2026 में 2-3 जनवरी के आसपास अपलोड की गई है। इस हिसाब से जो भी यूपी बोर्ड का बच्चा जो इस वर्ष क्लास 10th के पेपर देगा उन सभी के लिए आज ये जो वीडियो लेकर आया हूँ बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ स्पष्टतः आपने थंबनेल पर देखा होगा और जो भी बच्चे क्लास 10th में मैथ लिए हैं और मैथ का पेपर देंगे उन सभी के लिए मैंने अपने चैनल पे एक बहुत कम समय में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स भी करा रखा है, जिसको अभी मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उस क्रैश कोर्स को देखना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अभी तक मैथ अगर आपने पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं आपका कोर्स अच्छे से आपने पूर्ण नहीं किया होगा या अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे या जो भी वगैरह वगैरह कारण रहे हों। लेकिन अब आपको चिंता लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आप सभी के बीच में एक 14 दिन का क्रैश कोर्स प्लान लेकर आए हैं। हालांकि वो 14 दिन का क्रैश कोर्स प्लान आप एक दिन में भी देख के ख़त्म कर सकते हैं, इतनी छोटी छोटी सी वीडियोस हैं। आप सभी को पता होना चाहिए क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ अगर आप ओपन करते हैं टोटल 14 चैप्टर, उन 14 चैप्टर को हमने छोटी छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कराया है एक क्रैश कोर्स के माध्यम से। आपने अच्छा से सिलेबस नहीं कर पाया अगर मैथ का तो उन 14 वीडियोज़ को देखिए, मैं स्वयं गारंटी लेता हूँ आप 90+ ईजिली स्कोर कर जाएंगे उन वीडियोज़ को देख के, ये श्योर बोल रहा हूँ मैं। साथ ही साथ आज ये जो पेपर मैं आप सभी के बीच में करवाने वाला हूँ ये एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट पेपर है। आपने देखा होगा कि 27 फरवरी को आने वाला पेपर, यकीन मानिए आज मैं ये पेपर जो आप सभी के सामने सॉल्यूशन कराऊंगा ये पेपर 100% आपका 27 फरवरी को जो आपका मैथ का पेपर होना उस पेपर में आपको ये पेपर हूबहू इस टाइप का दिख जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं क्रैश कोर्स की वीडियोस आप हमारे चैनल पे किस तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने 2024 के अनसॉल्व का सॉल्यूशन चाहते हैं तो क्रैश कोर्स के माध्यम से लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्रोवाइड करा दिया। साथ ही साथ 2025 के अनसॉल्व पेपरों का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी। तो उन वीडियोज़ को जाकर देखिए और अपनी मैथ को ज़बरदस्त कीजिए और 90+ स्कोर आसानी से लाइए। एक वीडियो और बहुत सारा सॉल्यूशन। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उस क्रैश कोर्स को किस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, आप मोबाइल चलाते होंगे। यूट्यूब चैनल आपको मेरा खोलना है। यूट्यूब चैनल आप मेरा किस तरीके से ओपन करेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पर डालेंगे MI कोचिंग सेंटर महोबा, सर्च कर लीजिए। आप जैसे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको हमारा चैनल नज़र आ जाएगा, MI कोचिंग सेंटर महोबा। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं बट आप लोगों के सपोर्ट से बहुत जल्दी उम्मीद है कि एक अच्छा सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। जैसे कि आप देखेंगे हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं 1.2 के, मतलब लगभग 1200 वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं। हमारा चैनल सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड को टारगेट करता है, मेनली यूपी बोर्ड को ही टारगेट करता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस रोज़ाना मिलती है। देखिए लाइव सेक्शन पे जाएंगे आप, रोज़ाना लाइव क्लास चलती हैं। देखिए आप रोज़ाना आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाए। देखिए 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, मतलब 9 से 12 तक की मैथ रेगुलर आप हमारे लाइव चैनल में आकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे लाइव चैनल में जुड़कर आप 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में भी पढ़ते हैं आप अपनी क्लास का टाइम पूछ सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, ईजिली आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपना मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो क्रैश कोर्स के विषय में चर्चा कर रहा था, आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। देखिए चैप्टर वाइज सारी वीडियोस हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको 10th क्लास की मैथ ईजिली 14 दिन में या एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं आप, तो देखिए एक 14 डेज क्रैश कोर्स क्लास 10th मैथ में आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ गया आपका 14 डेज क्रैश कोर्स क्लास 10th मैथ। आप इन वीडियोस को देखेंगे, टोटली मैंने हर चैप्टर की एक वीडियो बना के डाली है
यानी कि एक वीडियो में लिमिटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सबसे पहले चैप्टर को ओपन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे टॉप 18 क्वेश्चन। देखिए 29 मिनट की वीडियो में आपका पहला चैप्टर समाप्त। इसके बाद देखिए टॉप 7 क्वेश्चन 15 मिनट की वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर समाप्त। वैसे देखिए अब तीसरा चौथा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 54 मिनट और 50 मिनट, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है यार एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो है। 14 के 14 चैप्टर आप आसानी से देख सकते हैं और नया वर्ष लगने वाला है। उस सभी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नए वर्ष में आप अच्छे से अपनी बेहतर तैयारी कर सकें, बस यही आशा करते हैं हम आप सभी से। चलिए हम वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। काफ़ी समय मैंने आपका ले लिया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप सभी को और वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। चलिए अब देखिए आप सभी के सामने ये आ गया सत्र 2025-26 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10th गणित का। संकेतांक है 822, विषय कोड है आपको 928। सॉल्यूशन वाई एम आई कोचिंग सेंटर महोबा। ठीक है, आप सभी को जैसे कि पता होना चाहिए क्लास 10th आपका जो मैथ का पेपर होता है ये 2 पोर्शन में होता है, एक 50 मार्क्स का, एक 20 मार्क्स का MCQ, और ये आपका वस्तुनिष्ठ बोल सकते हैं या आप थ्योरी पोर्शन बोल सकते हो। ठीक है, और ये सेक्शन ए यानी कि खंड आ में बटा रहता है और ये खंड बा में बटा रहता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए MCQ आपके OMR शीट पे फिल करते हैं और बाकी 50 नंबर में आपके थ्योरिकल पोर्शन रहता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो आपका खंड आ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। आप जानते हैं सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। तो ऐसी एकमात्र ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन बी। 18 और 25 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जबकि आप ए में देखेंगे 14, 35, 7 कॉमन दिख रहा है। सी में अगर देखेंगे आप 31 कॉमन दिख रहा है। डी में देखेंगे आप कम से कम 2 कॉमन तो दिख ही रहा। इसके बाद कह रहा है यदि द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² + a + 1 x + b के शून्यक कितने हैं? 2 - 3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हम आपके सामने लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। x² प्लस का a + 1 x प्लस का b। अब शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग फॉर्मूला देखेंगे तो माइनस का b बटे a होता है। अब ऐसे शून्यांक आपके हैं कितने? 2 और माइनस का 3। अब b होता है x का गुणांक जो कि कितना है? a प्लस का 1, और a होता है x² का गुणांक जो कि कितना दिख रहा है? 1। प्लस माइनस का 1 बचेगा क्योंकि ये 2 रहेगा, माइनस का 3, -1 बचेगा, माइनस का गुणा करेंगे -a और माइनस का 1। देखिए -1 कट गया तो -a बराबर 0, तो a बराबर आपका हो गया 0। अब a बराबर 0 आपको एकमात्र ऑप्शन डी दिख रहा होगा। वैसे अन्य आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, a बराबर स्पष्टतया 0 दिख रहा है। इसके बाद अगर b की बात करते हैं तो शून्यांकों का गुणा जो होता है c बटे a होता है। अब शून्यांक कितना है? 2 गुणे -3। c क्या होता है? अचर पद यानी कि b। a है x² गुणांक जो कि कितना? 1। तो यहाँ देखेंगे b बराबर -6। b बराबर कितना? -6। तो दिख गया ना, a बराबर 0, b बराबर -6। केवल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर? इसके बाद कह रहा है तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपका कि n² - 1 में n ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए ताकि हमारा ये जो मान है 8 से विभाज्य हो जाए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, n की जगह 0 रखते हैं
तो -1, n की जगह 1 रखते हैं, कितना बचेगा 0, n की जगह 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -1 3 हो जाएगा, n की जगह 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर -1 9 -1 8 हो जाएगा, n की जगह 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर -1 16 -1 15 हो जाएगा, n की जगह 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर -1 25 -1 24। देखिए 0 8 से कट जाएगा, 8 भी 8 से कट जाएगा, 24 भी 8 से कट जाएगा। अगर आप देखेंगे कि जो संख्याएं 8 से कट रही हैं उस स्थिति में n का मान क्या रखा 1, n का मान क्या रखा 3, n का मान क्या रखा 5, 1 3 5 क्या है विषम संख्या, यानी कि n की जगह हम क्या रखेंगे विषम संख्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके बाद रेखाएं कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। यदि देखिए जब कोई हल नहीं होता दो रैखिक समीकरणों का, तो उस स्थिति में हमारा जो रैखिक समीकरण होते हैं वे आपस में समांतर होते हैं, और समांतर के लिए ये कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। बात क्लियर। और बाकी जो भी बच्चा इस समय वीडियोस को देख रहा है, बाय द वे अगर कोई MCQ या क्वेश्चन कराने में मुझसे शायद कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए, क्योंकि कभी कभार ऐसी चीज़ें गलतियां हो जाती हैं पॉसिबिलिटी, लेकिन कोशिश भर में तो नहीं होती हैं, अभी तक नहीं हुई है। अगर बाय द वे ऐसी स्थिति होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ऐसे से ऐसा हो सकता है या आपको बेस्ट सॉल्यूशन आता है, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट पे बताइए ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं और एक बेहतर चीज़ आप सभी के बीच में ला सकूं। ठीक है, MCQ में चलते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर का MCQ क्या कह रहा है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। बात क्लियर। इसके बाद कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आजकल कुछ इस तरीके के भी MCQ आपको दिखने वाले हैं 2026 में, जो आपके पेपर 27 फरवरी को होने वाला है। कुछ इस तरीके की स्थितियां दिखने वाली हैं। कथन कह रहा है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? जब b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac विभक्त कर 0 से ज़्यादा, तो बिल्कुल दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखेंगे समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, तब विभक्त कर का मान 0 है, बिल्कुल सही है। बराबर मूल के लिए विभक्त कर का मान 0 के बराबर ही होता है। इसके बाद तीसरे नंबर में कह रहा है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। वास्तविक मूल नहीं होता यानी कि विभक्त कर का मान क्या है 0 से कम, यानी कि ऋणात्मक। ये भी बात सही है। ये आपके द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में विभक्त कर की सहायता से मूलों के गुणधर्म वाले क्वेश्चनों पे दिया हुआ है। चौथे नंबर में कह रहा है समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। 7वां नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 बटे 2, 0, 5 बटे 2 का 11वां पद होगा। देखिए 7वां नंबर अगर ध्यान से आप देखते हैं तो a बराबर जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा -5, और d जो होता है विभक्त कर होता है, ये होता है a2 माइनस का a1। a2 जो होता है हमारा कितना दे रहा है -5 बटे 2, और a1 कितना दे रहा है -5, -5 बटे 2 माइनस प्लस का 5, तो d बराबर जो हो जाएगा हरों का लासा 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे एक बार -5, 1 से भाग देंगे 2 बार, 2 पंचे 10, 10 में से 5 गया तो 5 बटे 2। अब पूछ रहा है 11वां पद, तो 11वां पद कितना हो जाएगा a प्लस का 10d। a कितना दे रहा है -5 और 10, d की जगह पे 5 बटे 2, 2 से भाग देंगे 5, तो a 11, यानी 11वां पद बराबर कितना हो जाएगा -5 और 5 25, 25 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, यानी कि 11वां पद इस हिसाब से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर। वीडियो आप अगर क्वेश्चनों को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप जैसा बेहतर समझें। इसके बाद आते हैं कि बिंदु -4, 0
4,0 और 0,3 निम्न के शीर्ष हैं, है ना। किस त्रिभुज के शीर्ष हैं? समकोण के हैं, समद्विबाहु के हैं, समबाहु के हैं, विषमबाहु के हैं। अब ये चेक करना है, इसके लिए हमें डिस्टेंस पता करना पड़ेगी। डिस्टेंस पता करना पड़ेगी तो सबसे पहले हम त्रिभुज लिख लेते हैं। ये ए लिख देते हैं, ठीक है, ये ए लिख देते हैं, ये बी और ये सी। ए के निर्देशांक कितना दे रहा है? -4,0 और बी के निर्देशांक कितना दे रहा है? 4,0 और सी के निर्देशांक कितना दे रहा है? 0,3 दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के लिए देखेंगे तो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 कितना दे रहा? 4 और x1 कितना दे रहा? -4, माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर। y2 कितना? 0 और y1 भी 0 हो जाएगा। ए बी बराबर जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 0। तो ए बी बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और 64 का वर्गमूल जो हो जाता है वो 8 होता है। ये हो गया ए बी। बात क्लियर? इसके बाद बी सी ज्ञात करते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 - x1 यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो बी सी बराबर बचेगा हमारा √25 यानी कि बी सी बराबर जो बचेगा वो 5 बचेगा। ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया, अब सी ए ज्ञात करते हैं। तो सी ए कितना हो जाएगा? सी ए बराबर, तो उसके लिए ये क्या कितना हो जाएगा? x1 y1 और ये x2 ये y2। तो x2 कितना? -4, x2 - x1 और y2 - y1 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर -4 का वर्ग यानी 16 - 3 का वर्ग 9। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना बचेगा? 5 बचेगा। बात क्लियर? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बी सी बराबर 5, सी ए बराबर 5 है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बात क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये कथन किसका है? ये है आपका थेल्स का। थेल्स ने ही हमें बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है? समान रहता है। ये कथन किसका? थेल्स का, कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये कथन किसका है? थेल्स का। अब ये देखते हैं कि दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 50 डिग्री है। जब ये 50 डिग्री है तो याद रखिए आमने सामने का योग 180 अंश होता है, तो ये 130 हो जाएगा। अगर ध्यान से हम देखेंगे आपके सामने 10वें नंबर का सॉल्यूशन, तो इस तरीके से क्या बन रहा है? हमारा त्रिभुज बन रहा है जो 130 डिग्री बन रहा है। और ये A है, इसको देखना, ये B है और ये O है। ऊंचा क्या है? OAB, OAB यानी कि ये देखो, मेरी बात देखो, सुनो ध्यान से। OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 130 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वैसे होता कितना है? 180। 180 में 30 गया तो 50,
जब इन दोनों का योग 50 है तो ये 25 और ये भी कितना हो जाएगा 25, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब इसके बारे में पूछ रहा है, तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ये हालांकि आपकी क्लास 10th में नहीं है फॉर्मूले, ये क्लास 11th से उठाए गए फॉर्मूले, लेकिन इनको आप यूज़ करके MCQ को आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। आप देखेंगे 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर tan 2a, यानी tan 2a a की जगह पे 30, ये हो जाएगा tan 60। ये लिखा C नंबर। बात क्लियर? कितना आसानी से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला है कि त्रिज्या r तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया जाए तो कोई बुरा तो लगेगा नहीं। लीजिए 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया तो थीटा 2 पाई r स्क्वायर, और ये 360 दूनी कितना हो जाएगा 720। तो कौन सा हो जाएगा थीटा बटे 720 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, हालांकि ये आपके NCERT की बुक में भी दिया हुआ है कुछ नहीं। आपके त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर है, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए तो कुछ इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद कह रहे गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का गिला आकार होता है। अब भैया गिल्ली का आकार क्या होता है, कुछ इस तरीके का नहीं होता गिल्ली का शेप। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बेलन हो गया, 2 शंकु हो गए, यानी कि 2 शंकु और 1 बेलन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए बड़ा यूनिक चीज़ दी गई, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, tan 60 का मान √3 और sec 45 का मान √2, यानी कि साइन 90 की जगह पे a का कितना हो जाएगा, साइन 90 का a का तीसरा, a का तीसरा, b का चौथा और c का दूसरा और d का पहला। इस तरीके से भी आ जाएगा आपके कि मैचिंग करनी होगी और मैचिंग के अकॉर्डिंग आंसर पूछ लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। चलिए 15वां नंबर। ये रहा, इसमें कह रहा है कि किसी समय एक खंबे की छाया, ये क्या है, खंबे की छाया जो है खंबे की लंबाई की √3 गुनी है। अगर खंबे की लंबाई h है तो छाया उसकी कितनी है, √3 गुनी। और ये पूछ रहा उन्नयन कोण। ठीक है, ये पूछ रहा है ना खंबे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, h से h कट गया, tan थीटा बराबर 1 बटे √3, कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात क्लियर। इसके बाद देखते हैं 16वां नंबर। ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका। 1 + tan थीटा प्लस का sec थीटा इंटू 1 प्लस का cot थीटा माइनस का cos sec थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो डायरेक्ट मान रखिए ना भाई, tan थीटा की जगह कितना रखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, और sec थीटा की जगह पे 1 बटे cos थीटा। इसके बाद फिर से 1 प्लस का cot थीटा की जगह पे कितना, cos थीटा बटे sin थीटा,
और कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा। देखिए हरों का लासा यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा गया तो sin थीटा, और cos से cos गया तो प्लस का 1 बचेगा। इसके बाद sin थीटा हरों का लासा, तो ये sin थीटा, sin थीटा गया तो cos थीटा और माइनस का 1। देखिए ये आपका a बन गया, ये b वाला पार्ट, यानी कि a प्लस b, a माइनस b, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए a प्लस b का स्क्वायर लग रहा ना, a का स्क्वायर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 होता है, 1 प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, इसकी जगह पे 1 रख दिया बटे कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए 1 से 1 कट गया, ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कट गया तो बचेगा कितना, खाली 2, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी बी नंबर माइनस का 1.5, क्योंकि प्रायिकता का जो मान होता है, आप हमेशा याद रखिए प्रायिकता को पीई लिखते हैं, इसका जो मान होता है 0 के बराबर या ज़्यादा और 1 के बराबर है उससे कम, यानी कि प्रायिकता ना तो 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना तो प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक हो सकता है। तो कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो माइनस का 1.5। 18वां कह रहा है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता कब ज्ञात किया जाता है, जब हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। संचयी बारंबारता को शॉर्ट में CF बोलते हैं। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी, किसमें, माध्यक में उपयोगी है। अब आंकड़ों का बहुलक, देखिए बहुलक पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है तो MCQ में जो दिए गए केवल उनको चेक कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे 2 कितने बार आए, 1 बार और 2 बार, 2 बार आए। 3 कितने बार आए, 1 बार 2 बार आए। 5 एक ही बार आया, और जबकि 7 1 2 3 3 बार आया। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा बहुलक हो जाएगा। बात क्लियर है आप सभी को। अब कह रहे हैं किसी बंटन का माध्य 16 दे रहा है, बहुलक 13 दे रहा है, तो माध्य का पूछ रहा है। तो फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अभी 2025 के जो सेट आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिख जाएगी, उस पे जाकर देखेंगे तो हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको। 3 माध्यक, तो कितना दे रहा, माध्य 16 बहुलक 13 और माध्य कितना 16, ये 13, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 5 और ये 4, और 3 से भाग दे देंगे, यानी कि माध्य का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो ये हो गया आपके MCQ पोर्शन। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम आपके थ्योरिकल पोर्शन पे। अब खंड बा देखते हैं। तो खंड बा में क्या, थ्योरिकल पोर्शन आ गया। आपके 20 नंबर के MCQ निपट गए। अब आ गया आपका थ्योरिकल पोर्शन। तो थ्योरिकल पोर्शन किस तरीके से करना है, तो ये सारे के सारे 2-2 मार्क्स के रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का नंबर देखेंगे, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का एक प्रश्न आपको 100% बोर्ड एग्जाम पे देखने को मिल जाएगा। तो करेंगे किस तरीके से, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं और क्या कर लेते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या है, यानी कि 3√2 बराबर P/Q के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी किस रूप में होती है, P/Q के फॉर्मेट में ही तो होती है। तो
3√2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या माना तो इसको p/q के बराबर में लिख देंगे और वहाँ पर क्या होगा, q डज नॉट इक्वल 0 होगा। क्या होगा, q डज नॉट इक्वल 0 होगा। एवं p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। p तथा q दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 गुणे में पक्षांतर में भाग में ले जाइए, यानी कि √2 बराबर 1/3 p/q, समीकरण पहला। अब अगर समीकरण 1 से देखेंगे तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो उसके बराबर में लिखी हुई संख्या भी अपरिमेय होगी। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसके बराबर में लिखी संख्या 1/3 p/q भी अपरिमेय होगी। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसके बराबर में लिखी संख्या 1/3 p/q भी अपरिमेय होगी। इस क्वेश्चन पे आपका थ्योरी का खेल है, चूंकि 1/3 एक परिमेय संख्या है, चूंकि 1/3 एक परिमेय संख्या है, तब निश्चित ही p/q अपरिमेय संख्या है, तब 3√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। बात क्लियर। देखिए, जब हमारा p/q इस संख्या के बराबर में ही माना था, और जब हमारा निश्चित हो गया कि 1/3 परिमेय है, तो फिर ये कन्फर्म है कि इसके बराबर में लिखी अपरिमेय तभी होगी संख्या जब p/q हमारा अपरिमेय होगा। वही लिखा ना, 1/3 एक परिमेय संख्या है, तब निश्चित ही p/q अपरिमेय संख्या, तब 3√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। हो गया, बस इतना सा सॉल्व करना, ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं 4-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करने हैं, यानी कि 4, -1 और -2 और -3, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित करने के लिए यहाँ पर कितने निर्देशांक हो जाएंगे, इसके 2 अन्य निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी इन दोनों के निर्देशांक हो गए और इन दोनों से एक ए बी रेखाखंड बन गया। इसको समत्रिभाजित करने के लिए बीच में 2 निर्देशांक चाहिए, यानी कि सी और डी। क्वेश्चन पे यही बोला, बिंदुओं 4-1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने के लिए, मतलब इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर समत्रिभाजित करना है तो 2 बिंदु बीच में हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए देख रहे हो आप, एक हिस्सा ये रहा AC, एक ये रहा CD, एक ये रहा DB, 3 बराबर भाग। बिंदु C के लिए m/n, C की बात करें, इस तरफ का 1 अनुपात हो गया, इस तरफ के 2 अनुपात हो गए, 1:2, एक इस तरफ का और 2 इस तरफ के, 1:2। और ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2 और ये रहा y2।
तो लिखना है बिंदु सी बराबर mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बटे m प्लस का n। mx2 m कितना है 1, x2 कितना है -2, n कितना 2 और x1 कितना 4 बटे m प्लस n 1 प्लस का 2, my2 m y2 है माइनस का 3, n कितना 2 और y1 कितना माइनस का 1 बटे 1 प्लस का 2, -2 प्लस का 8 बटे 3, -3 -2 बटे 3, 8 में से 2 गया तो 6 बटे 3 और -5 बटे 3, 3 से भाग देंगे 2 बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे बिंदु सी 3 से भाग दिया 2 बार, तो 2 -5 बटे 3। इसके बाद बिंदु डी के लिए m अनुपात n, इस d की बात करते हैं तो m 1 और 2 ये रहा और n रहा 1, यानी 2 अनुपात 1। d के लिए 1 और 2, 2 अनुपात 1 यानी 2 अनुपात 1। तो बिंदु डी लिखते हैं, बिंदु डी mx2, m कितना 2, x2 कितना है माइनस का 2, n कितना है 1 और x1 कितना है 4 बटे 2 प्लस का 1, my2 m कितना 2, y2 कितना है माइनस का 3 प्लस n की जगह कितना 1, y1 की जगह माइनस का 1 बटे 2 प्लस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 बटे 3, माइनस का 6 माइनस का 1 बटे 3, ये 0 बटे 3 -7 बटे 3, यानी कि बिंदु डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 माइनस का 7 बटे 3। बात क्लियर, ये निकल आया। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर समत्रिभाजित करना है तो समत्रिभाजित करने के लिए हमें 2 निर्देशांक की आवश्यकता होगी। वो कौन से हो जाएंगे सी और डी। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 2, -5 बटे 3 और डी के हो जाएंगे 0, -7 बटे 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 है, कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। देखिए सै के बराबर लिखा है 12/5, लाल बटे अगर कक्का से देखते हैं तो सेक जो हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो गया 12 और आधार बराबर कितना हो गया 5। ये बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 होगा या नहीं होगा, कथन सत्य या असत्य। कथन पहली बात क्या है सत्य, उसका रीज़न है अगर सेक ए बराबर 12/5 है तो आप हमेशा याद रखिए कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, किससे आधार से भी बड़ी, कर्ण जो होती है वो लंब से भी बड़ी होती है। और हाल फिलहाल में यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण हमारे आधार से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे अतः कर्ण ग्रेटर आधार। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि कर्ण बड़ी भुजा है, अतः कर्ण ग्रेटर आधार। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए सै के बराबर 12/5 सत्य होगा। क्या होगा बच्चा? सत्य होगा।
बात क्लियर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है जबकि परिधि हमारे पास दे रहा है 22 सेंटीमीटर। 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 22। देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 2/7 बराबर आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गई त्रिज्या। अब बोल रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो पाई r²/4। तो कितना हो जाएगा? 22/7 और बटे में 4 तो लिखा ही है और r की जगह पे 7/2 का होल स्क्वायर, यानी 22/4 गुणे 7 49/4। 7 से भाग दे देंगे 7 बार, 2 से भाग दे देंगे 11/2, यानी कि हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है आड़ा नंबर। आड़ा नंबर में कह रहा है पीई बराबर दे रहा है 0.05। और याद रखना है ई नहीं पूछ रहा, यानी कि ये वाली बात पूछ रहा है कि ई नहीं कितना होगा। तो याद रखना है प्रायिकता का होना और प्रायिकता का ना होना, ये दोनों जो मान होता है इनका योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये दे रहा है 0.05 और पी ई नहीं बराबर हो जाएगा 1। तो पी ई नहीं बराबर 1 माइनस का 0.05। तो पी ई बराबर जो हो जाएगा वो जाएगा 0.95। ठीक है, तो ये होगा पहले नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट। बात क्लियर? वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब एमसीक्यू भी कंप्लीट हुए, पहले नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लिखा रहेगा आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। कितने? 5। ध्यान देना 6 आते हैं इसमें, आपको 5 ही करने। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री एवं छोटा कोण बराबर कितना होगा? y डिग्री। चूंकि बात है संपूरक हैं दोनों, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? x + y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। सेकंड बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण है x छोटे से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए, यह हल करने पर ऐसा लिख लेते हैं। 1 व 2 को हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। x की जगह पे हम y + 18 रख देते हैं। y और y जुड़ जाएंगे 2y, 180 माइनस 18, 2y बराबर 8, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 1 गया 16, 2 से भाग दे देंगे तो y बराबर कितना बचेगा? 81 डिग्री। अब हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? y + का 18, यानी 81 + 18 यानी कि 9 और 9 99 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से 2 कोण हो जाएंगे, जिसमें से एक 81 डिग्री हो जाएगा, एक 99 डिग्री। तो उन्हें ज्ञात करना था, तो निकल आए। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है कि समलंब
चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समलंब बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया समलंब। इसका नाम क्या दे दिया, A B C और D दे दिया। उसने बोला समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC, AB DC के समांतर है कि विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, कि विकर्ण AC और BD परस्पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं हम, दिया है हम लिखते हैं ABCD समलंब है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, इसके बाद उपपत्ति करते हैं। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में समरूपता कॉन्सेप्ट लगाते हैं और फिर इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहली चीज है AOB बराबर कोण COD, ये दोनों आपस में क्यों बराबर हो गए, शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। ये दोनों क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण, यानी कि AOB और COD दोनों शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। इसके बाद हम लिखते हैं BAO या ABO लिख देते हैं, कोण ABO है ना, ABO बराबर क्या हो जाएगा, CDO मतलब ये दोनों अगर ध्यान से देखें तो एकांतर कोण होगा। ये क्या है, एकांतर कोण AB समांतर CD के, क्योंकि AB और CD आपस में क्या समांतर है, और जब AB CD आपस में समांतर है तो ABO जो कोण हो जाएगा CDO आपस में क्या हो जाएंगे, एकांतर हो जाएंगे। और यहाँ पर लग गया डबल A समरूपता नियम, अतः डबल A समरूपता नियम से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD आपस में क्या होगा, समरूप हो गए। तब क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं समानुपाती, तब संगत भुजाएं AB, यहाँ क्या लिखा OA, यानी कि OA बटे OC और OB यानी OB बटे OD। देखिए भाई, त्रिभुज जो आप लिखते हो ना, उसका नाम का भी बड़ा महत्व होता है, हर एक पॉइंट का महत्व होता है अपनी जगह पे। तो त्रिभुज आप उसी तरीके से लिखें जिस तरीके से आपने कोण और भुजाएं ली हैं, उसी क्रम के क्रमबद्ध तरीके से हमेशा त्रिभुज बनाया करें या लिखा करें। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे समरूप तो सिद्ध कर देते लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा। AOB त्रिभुज COD देखो आपस में बराबर है ना, ध्यान से देखना ABO CDO बिल्कुल कॉन्सेप्ट चल रहा। देखिए OA बटे OC OB बटे OD एकदम सीक्वेंस पे चलती हैं चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान दिया करिए। एक अल्फ़ाबेट AOB का अगर आगे पीछे होता ना तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये क्रम बड़ा ध्यान देना आपको। आगे देखते हैं तो द्विघात बहुपद लिखा हुआ 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। देखिए लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस का 4, 4 × 12
12 कैसे गुणनखंड, माइनस का चिन्ह घटा के 1 आ जाए तो 4 × 12, 4 × 4, 4 में से 3 घट जाएगा, 4 × 12 यानी 4x माइनस का 3x, घटा के 1 ही आना चाहिए। 3x² माइनस का गुणा करेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे अंदर के, दोनों में x कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस का 4, दोनों में 1 कॉमन आएगा, फिर 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आएगा, बचेगा कितना, x प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, शून्यांक के लिए क्या करते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। ठीक है। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच, 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब करेंगे तो x² का गुणांक a बराबर 3, x का गुणांक b बराबर -1 और c बराबर अचर पद यानी कि -4। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर कितना होता है, माइनस का b/a। शून्यांक हैं कितने, 4/3 प्लस माइनस का 1, b की जगह -1 और a की जगह 3, बटे में 1 लेंगे, हरों का लासा 3, तो 4, ये माइनस का 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, ये भी 1/3 बराबर 1/3। दूसरा नंबर शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा यानी c/a, गुणा कितना, 4/3 इंटू -1 और c की जगह पे कितना है, -4 और a की जगह पे 3, यानी -4/3 बराबर -4/3। तो ये हो गया भाई शून्यांक और शून्यांकों के सत्यता की जांच। ये भी बहुत पेपरों में आता है, 4 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को लर्न करके रखना है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए वृत्त ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। अब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये रही हमारी स्पर्श रेखा AB और स्पर्श बिंदु हो गया P। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए इसको लिखते हैं Q और यहाँ पर लिखते हैं O, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, दिया है एक वृत्त जिस पर स्पर्श रेखा AB है एवं केंद्र O है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। और रचना लिखते हैं।
OP को मिलाया, वो पत्ती पे चलते हैं तो PQ लंब AB ये दिया है। बात क्लियर? क्योंकि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जो कि PQ है और केंद्र से होकर गुजरता है। एवं हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तब OP लंब AB। ठीक है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। यहाँ पर देखते हैं कि OP भी हमारी AB पर लंब है और PQ भी हमारी AP पर लंब है। इससे हमें निश्चित पता पड़ रहा है कि हमारी जो PQ है वो आपके वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने लिखा कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 2 से PQ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। और यही सिद्ध करना था कि जो लंब है स्पर्श रेखा पर खींचा गया वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता। भाई एक बात बताइए, ये भी लंब हो और ये भी लंब हो, कब संभव होगा? जब ये दोनों बिंदु एक ही होंगे। तो हमने सीधा सीधे लिख दिया कि PQ हमारे केंद्र से होकर गुजरता है। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, प्रूव हो गया। बात क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। विद्यार्थियों को माध्यक भार ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भार लिखा हुआ है किलोग्राम में, जो कि 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 दे रहा है। ठीक है, इसके बाद छात्र संख्या, जिसको ऐप बोल सकते हैं, बारंबारता। बारंबारता हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये लगातार बढ़ते क्रम पे दिख जाए तो वो बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता होती है। और संचयी बारंबारता अगर दी गई है तो फिर बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। फिलहाल में ये बारंबारता ही है हमारी, ठीक है, क्योंकि ये निरंतर बढ़ते क्रम में नहीं है। तो 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। और हमें अगर चाहिए है माध्यक तो संचयी बारंबारता चाहिए, तो 2 हो जाएगा, 2, 3, 5, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 6, 25, 3, 28, 2, 30। ठीक है बच्चे, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ा सा भी ईमानदारी वाली मेहनत लगती है मेरी, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है। भले ही आप कम से कम 1 बच्चे तक शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप छोटा सा सपोर्ट बनाएंगे तो सब्सक्राइबर भी ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगी भी। अब यहाँ पर अगर n/2 देखा जाए तो 30 n की जगह पे 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 15। 15 को हमें चेक करना है कि संचयी बारंबारता में किस जगह पे आ सकता है। 13 पे छोटा हो जाएगा, 19 पे आ जाएगा। 19 के ऊपर जो मान लिखा रहता है वो CF होता है, 19 के सामने जो होगा F, और ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखते हैं। L1 बराबर हो जाएगा 55, L2 बराबर हो जाएगा 60, F जो है 6 हो जाएगा और CF जो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। H जो हो जाएगा L2 माइनस का L1 बराबर
यानी 60 माइनस का 55 बराबर हो जाएगा 5। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्य बराबर होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H। L बोलो या L1 बोलो, बात एक ही, जो कि हो जाएगा 55 प्लस n/2 15, CF 13, F है 6 और H है कितना 5। ये 55, 15 में 2 जाएगा, 13 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पंचे 10 बटे 6, 2 से भाग दे देंगे 55, ये 5 बटे 3, ये 55, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 18, 3 18 यानी 56.6666 यानी 56.67 किलोग्राम। माध्य भार पूछ रहा है ना किलोग्राम में, तो 56.67 हो जाएगा। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल या हरा नहीं है। कुछ बच्चों के मन में आता है सर जी यादृच्छा का मतलब, यादृच्छा जो लिखा रहता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रैंडमली, मतलब आप नॉर्मली एक थैले में गेंद रखिए, हाथ डाला और निकाल लिया। इस वर्ड को बोलते हैं अपन यादृच्छा। देखिए लाल कंचे कितने, लाल कंचे हमारे 5 और सफ़ेद कंचे जो हैं वो हैं हमारे 8 और हरे कंचे जो हैं हमारे वो हैं 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? कुल कंचे जो हो जाएंगे 8 4 12 5 17 हो जाएगा। पहला नंबर कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कंचा लाल है। प्रायिकता जब कंचा लाल है, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना यानी कंचे जो लाल हैं वो कितने हैं? 5, टोटल कितना 17, तो 5 बटे 17 आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर कह रहा हरा नहीं है, ठीक है। प्रायिकता जब कंचा हरा नहीं है। देखिए हरे कंचे अगर देखा जाए तो 4 है, लेकिन 4 के अलावा अगर हरे को छोड़ दिया जाए तो टोटल कितने 13, कितने में 17 में। तो हरा कह रहा हरा नहीं है, तो हरे वाले की संख्या छोड़ दीजिए बस 4, तो 8 5 13 शेष जो हो जाएंगे अनुकूल घटना बटे कुल घटना यानी 13 बटे 17। बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 जो आपके बोर्ड एग्जाम पे आएंगे वो 6 मार्क्स के रहते हैं और 2 में से 1 करने के लिए रहते हैं। जैसे तीसरा नंबर का प्रश्न ये रहा अथवा में 1 ये रहा, यानी कि दोनों में से 1 करना है कोई आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, और क्वेश्चन पे कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष मान लेते हैं एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैकब और पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली। क्वेश्चन पे कह रहा 5 वर्ष बाद, अब क्या करेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 और पुत्र की कितनी हो जाएगी y प्लस का
5 बढ़ जाएगी ना बाद में, 5 वर्ष बाद में। तो क्वेश्चन पे क्या करा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। x प्लस का 5, 3y प्लस का 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y प्लस का 15 माइनस का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बच जाएगा, समीकरण पहला। सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अब कहाँ जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व में जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5 जैकब की होगी और y माइनस 5 पुत्र की होगी। पूर्व मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी, ठीक है। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 7 पना 35, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह 3y प्लस का 10 रख देते हैं, माइनस का 5, ये 7y माइनस का 35 हो जाएगा। अब ये 3y 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 7y माइनस का 35, 35 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 7y माइनस का 3y, ये कितना हो जाएगा 40, 35 5 40 और 7y में से 3y जाएगा 4y, 4 से भाग दे देंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु हो गई 10 वर्ष। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 पे रखते हैं तो x की जगह x बराबर 3y की जगह 10 प्लस का 10, x बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। भाई कंफर्मेशन कर दूं, आप सत्यापन कर दूं थोड़ा सा। यहाँ पर सत्यापन पे एक बात सुनिए, उसने कहा था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि पिता की 45 होगी और पुत्री की कितनी हो जाएगी 15, 5 वर्ष बढ़ जाएगी। 5 वर्ष बाद पिता की एज पुत्री की कितना थी 3 गुना, बराबर ही तो है। ये सत्यापित करने के लिए आपका, ठीक है, बात क्लियर। जैकब और पुत्र की आयु निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। देखिए यहाँ पर क्या कर लेते, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य जो चाल हो जाएगी वो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता दूरी बटे चाल, ठीक है। इसके बाद जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब नई चाल, उसमें क्वेश्चन में बोला यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती यानी कि x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तब समय कितना हो जाएगा, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो भाई दूरी बटे चाल यानी x माइनस 8 घंटा। देखिए भाई जब स्पीड घटा देंगे तो समय ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, स्पीड स्लो कर देंगे यानी कि समय ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, है ना। ये ज़्यादा समय है, ये समय क्या है ज़्यादा है, ये कम है उसकी अपेक्षा। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो भाई उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इस तरीके के सवाल आएंगे यानी कि डिफरेंस हो गया, दोनों के समय का डिफरेंस हो गया, यानी कि ज़्यादा में से कम समय घटाएंगे, डिफरेंस 3 घंटे के बराबर। कैसे करेंगे, प्रश्न अनुसार। ये एकदम परफेक्ट तरीका बताता हूँ, कभी भी कम ज़्यादा आया
हमेशा आप डिफरेंस फाइंड कर दीजिए। जो ज़्यादा समय है 480 बटे x माइनस का 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 घंटा। हरों का लासा कितना आएगा x माइनस 8, x माइनस 8 जाएगा, x गुणा हो जाएगा 480x और x जाएगा तो बचेगा 480 x माइनस का 8 बराबर 3। ठीक है, दोनों में 480 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना x माइनस x प्लस का 8 बटे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा 3। 3 से वैसे भी भाग देना, 3 एकम 3 3 18। ठीक है, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 160 गुणे 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1। अब क्या करते हैं, कैचे गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और इन दोनों का गुणा 160 गुणे 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 0, 8 छंग 48 की 8 हासिल आई 4, 8 4 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280। 1280 के अब हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड करना कि माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए 8 आ जाए। तो मुझे लगता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्या, 1280 का करके देख लेते हैं भाई, अभी दिमाग में तो मेरे भी नहीं आ रहा है। 640 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे 320, चलिए 8 पंच 40 और ये 32, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस का 32x, माइनस करने में 8 ही आएगा। ठीक है, 40 माइनस 32 में माइनस 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, माइनस का 1280 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 40, दोनों 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 40 बराबर 0। तो x माइनस का 40 कॉमन आ जाएगा और x प्लस का 32 बराबर 0 रहेगा। फिलहाल भी इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको इरेज कर देते हैं, ये गुणनखंड करने के लिए अपन ने किया। चलिए अब कितना हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना बचा प्लस का 40 और x प्लस का 32 बराबर 0, x बराबर कितना होगा माइनस का 32। और चाल जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो जो चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की वो हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन पे ही पूछा था रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन संपन्न हुआ। अब चलते हैं चौथे नंबर में। तेरा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये है सड़क। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री। सपोज करो बिंदु यहाँ पर है, बीचों बीच नहीं है। एक बात समझना, बिल्कुल मध्य नहीं बोल रहा, क्योंकि 2 अलग अलग एंगल बन रहा है। एक से जाके 30 डिग्री कोण बन रहा है और एक से जाके 60 डिग्री कोण बन रहा है। मतलब जो पास में होगा खंबा उस बिंदु के, वहाँ से कोण ज़्यादा बनेगा,
और जो अगर ये बिंदु खंबे से दूर होगा तो कोण क्या बनेगा, कम बनेगा। बोल रहा ना कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखा जा रहा, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। अगर ये x हो गया यहाँ तक, तो ये जो बचा हुआ होगा ये हो जाएगा 80 माइनस का x, ठीक है, ठीक है। और जबकि 80 तो ये पूरा था, 80 तो पहले पूरा सा था। अब क्या करते हैं, यहाँ पर A, B और C और D और E नाम दे देते हैं, ठीक है, बिंदुओं के नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब है h, आधार की जगह x, तो √3 बराबर h बटे x, बटे में एक लेके कैंची गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर x √3, समीकरण पहला। पुनः त्रिभुज ADE में, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब कितना h और आधार कितना 80 माइनस का x, यानी कि 1 बटे √3। h बराबर कितना पता पड़ गया समीकरण 1 से, x √3 बटे 80 माइनस का x, कैसे गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो √3 3x हो जाएगा, और ये 80 माइनस का x, एक x इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 80, 4x बराबर कितना 80, x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और x का मान समीकरण 1 पे रख देंगे, h बराबर 20 √3 मीटर, खंबे की जो ऊंचाई थी वो 20 √3 मीटर थी, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः बिंदु से खंभों की दूरियां 20 मीटर तथा 60 मीटर होंगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख दिया आपने, भाई देखिए x हमारा 20 निकला ना, ये पूरा तो 80 था ना, तो ये बचा हुआ कितना होगा 60, तो ये हो गई भैया खंभों से दूरियां, और ये हो गई खंभों की लंबाई 20 √3 मीटर। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए समुद्री तल से ऊंचाई है लाइट हाउस की, बोला ना समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, लाइट हाउस कितना ऊंचा है 75 मीटर, और ये क्या है समुद्र तल। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से ही देखते हैं, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि अगर इस तरीके से देखेंगे ये रहेगा 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन पे कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब जहाज यहाँ मान लो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। इसको x मीटर मान लेते हैं, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसको नाम दे देते हैं a, और ये b, और ये c, और ये d, इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितना x मीटर। अब हम क्या करते हैं त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह कितना रखेंगे tan 60, लंब है 75 और आधार है y, 1 बटे √3, सॉरी tan 60 का मान कितना होता है खाली √3, 75 बटे y। अब हम क्या करते हैं भाई कि y को इस तरफ ले जाते हैं और √3 को बटे में ले आते हैं,
अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए हम √3 से गुणा कर देते हैं इसमें और √3 से भाग करा देते हैं। तो y बराबर जो हो जाएगा 75√3 और √3 हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी y बराबर हो गया 25√3। पुनः त्रिभुज ACD में, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह रहने वाला 30, लंब हमारा 75 है और आधार है x प्लस का y, यानी कि 1/√3, ये 75 बटे x प्लस का y, कैंची गुणा कर देंगे तो x प्लस y बराबर 75√3 और x की जगह हमारा 25√3 प्लस का y की जगह पे कितना है 25√3 और ये 75√3, तो 75√3 माइनस का 25√3, 75 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50√3 मीटर, यानी कि दोनों जहाज़ों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 50√3 मीटर। बात क्लियर, क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 5वें नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक हमारा क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। चलिए, ये रहा हमारा 2.5 मीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो मीटर में दिया ना, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, इसको भी लिखते हैं, पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब एक शंक्वाकार खोल इस तरीके से काट लिया जाता है, मतलब ये हिस्सा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बात समझ रही मेरी। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है कि इसी हाइट का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष जो आकृति बच रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना और ये वृत्ताकार जो भाग दिख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सबको जोड़ देना, ये शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि भाई एक बात सुनिए कि अगर इस तरीके का अगर एक स्ट्रक्चर बेलन तैयार करते हैं, है ना, एक शंक्वाकार भाग अगर इस तरीके से बनाते हैं, तो यार एक बात बताइए, जब इस तरीके से ये भाग बनाएंगे तो ये भाग हट नहीं जाएगा। देखिए आप ध्यान से, तो ये भाग क्या होगा, हट नहीं जाएगा। अब हम आपसे कहते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का, वृत्ताकार भाग का और ये शंक्वाकार भाग का, इनका एडिशन हो जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने प्रायः आपको एक चर्चा की है, कभी माइनस नहीं होता यार, वो ज़्यादातर जुड़ता ही है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन में h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, r बराबर 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh, यानी 2
पाई की जगह पे कितना रखते हैं 22/7, आर की जगह 0.7 और एच की जगह 2.4। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये 44 हो जाएगा, 0.1, ये 2.4। अब ध्यान देना, अगर हम आपसे कह दें कि 44 का इसके साथ में गुणा कर दो, या 24 का यहाँ पे 24 चक्का कितना हो जाएगा 96 की 4 से लगी 9, 24 चक्का 96 और 96 9 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, और 24 चक्को 96 की 4 से लगी 9 और 24 चक्को 96 और 9 5, सही है। और दशमलव बाद एक अंक गुणा 0.1 कितना हो जाएगा 1, ये 10.56 2 पाई आर एच है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलनाकार भाग का हो गया, ये क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का। अब वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर, यानी 0.7 का होल स्क्वायर। तो 22/7 सती 49.2 अंक। ठीक है, 7 से भाग दे देंगे तो 22 गुणे 0.07। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 0.2 अंक। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बचा हमारा शंक्वाकार भाग। तो शंक्वाकार भाग में अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें तिर्यक ऊंचाई L भी चाहिए। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर है 0.7 का होल स्क्वायर और एच है 2.4 का होल स्क्वायर। ये 7/10 का होल स्क्वायर 24/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/100 और ये हो जाएगा 576/100। हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो 625, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 625/100। एल बराबर हो जाएगा 25/10, 5 से भाग देंगे 55 25, 5 दूनी 10। ये हो गया आपका शंक्वाकार भाग का तिर्यक ऊंचाई। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर एल। पाई कितना 22/7, आर की जगह 0.7, एल की जगह पे कितना आया, एल की जगह आया 5/2। कितना आया 5/2। 7 से भाग दे दिए और 2 से भाग दे दिए 11, और जब 7 से भाग देंगे 0.1 गुणे 5, 11 25 55, 0.1 यानी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबके हमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना आपस में जोड़ देना, यानी 10.56, 10.56 और यह है 1.54, 1.54 और यह है 5.5, बाद में 0 लिख लो। 6 4 10 की 0 हाथ से लगी 1, 15 1 16 की 6 हाथ से लगी 1, 6 और 1 7 और 1, तो कितना हो जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझे। तो हमने क्या किया, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ये रहे तीनों, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन सबको आपस में ऐड कर दिए तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और सेट को समाप्त करते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर
ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई बराबर 3.14 यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, चलिए इस तरीके की एक आकृति बनी हुई है और इसमें कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। से बने एक स्तंभ बनाया जाता है लोहे का, देख रहे हैं, एक स्तंभ टाइप का दिख रहा। तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, जबकि 1 घन सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान है वो लगभग 8 ग्राम है। घन सेंटीमीटर यानी आयतन ज्ञात करो, तो स्तंभ का आयतन कितना हो जाएगा, स्तंभ का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई R2 का होल स्क्वायर H2, पाई तो है ही है। पहले वाले बेलन में अगर R की बात करें, बड़े बेलन में R की बात करें तो व्यास कितना दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12, 12 के स्क्वायर, H कितना दे रहा है 220, बोला ना 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, प्लस पाई R2, छोटे बेलन में कितना दे रहा, त्रिज्या 8 और ऊंचाई कितना दे रहा 60। तो देखिए 10 पाई तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और ये 22, 10 ले गए और ये पाई ले गए, 8 का वर्ग 64 गुणे 6। अभी कितना कॉमन दिख रहा, और 4 फिलहाल में कॉमन दिख रहा, 8 भी कॉमन दिख रहा। अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो 4 × 12, 4 × 24, ठीक है। अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 × 24 गुणे 6, तो हो जाएगा 40 पाई। और फिर से यहाँ से कितना 4 कॉमन निकालते, 4 कॉमन निकलेगा, 4 9 36 और ये 22, 4 × 16 ये 6, ठीक है, 160 पाई। एक एक कैलकुलेशन छोटे छोटे पार्ट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉमन। यहाँ 2 कॉमन लिया तो ये 9 गुणे 11 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 320 पाई, है ना, 16 दूनी 32 320 पाई। और ये कितना हो जाएगा 99 और 6 दूनी 12, तो 320 पाई गुणे कितना हो जाएगा 99 प्लस 12, 9 2 11 की 1 हासिल आई 1, 9 1 10, ये 11, ठीक है। अब 320 और ये 3.14 गुणे ये, इन सब का आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इन सब का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप हालांकि कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, 320 गुणे 3.14 गुणे और 1 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा
111532.8 ग्राम वो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या कह रहा है, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम कह रहा है, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे 111532.8 गुणे 8, 8 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16, 6 22 की 2 हासिल लगी 2, 8 3 24 2 26 की 6 हासिल लगी 2, 8 45 2 42 की 2 हासिल लगी 4, 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, ये 8 और दशमलव बाद 1 अंक आ जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम। अब इसमें क्या करते हैं हम 89226.2.4 में 1000 से भाग दे देते हैं ताकि ये चीज़ किलोग्राम में चेंज हो जाए, यानी कि दशमलव 3 अंक और बढ़ जाएंगे तो 892.2624 किलोग्राम। ग्राम में बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको किलोग्राम पे चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से रहा आपके सेट का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आप अंत तक जुड़े हैं तो बहुमूल्य कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।